हेलो व्यूअर्स, मैं डॉक्टर सुचित्रा शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट VYTPG ऑटोनोमस कॉलेज दुर्ग, छत्तीसगढ़ में पदस्थ हूँ। और आज मैं अपने इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको ये बताना चाहूँगी कि शोध के दूसरे स्तर यानी साहित्य की समीक्षा, रिव्यू ऑफ द लिटरेचर कैसे किया जाता है। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपसे ये बात की थी कि शोध कैसे किया जाता है और कुछ प्रमुख चरणों की आपसे चर्चा की थी। तो जब हम विषय का चयन कर लेते हैं, जब हमारा मस्तिष्क उन प्रश्नों के उत्तर क्या, क्यों, कैसे, किस तरह के ढूंढने के लिए पहला स्टेप बढ़ा देता है, हम विषय का चयन कर लेते हैं। तो उसके बाद हमारे समक्ष दूसरी महत्वपूर्ण स्थिति आती है कि अब हम क्या करें और इसके बारे में जानकारी कैसे एकत्रित करें। तो दूसरा स्तर होता है साहित्य की समीक्षा, रिव्यू ऑफ द लिटरेचर। तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से कि सबसे पहले कि साहित्य समीक्षा क्या है। देखिए, किसी भी विषय को जानना और समझना है तो सबसे पहले आपके मन में ये क्लियर होना चाहिए कि क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लिटरेचर रिव्यू है क्या। कि साहित्य की समीक्षा किसी विषय विशेष पर पूर्व में किए गए अध्ययन, प्रासंगिक और महत्वपूर्ण प्रकाशनों का संकलन और सर्वेक्षण होता है, जो वर्तमान चयनित विषय के अवलोकन हेतु अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जिससे अनुसंधानकर्ता अपने शोध में प्रासंगिक सिद्धांतों, विधियों और शोध अंतराल की पहचान करता है। साहित्य की समीक्षा, इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ द प्रीवियस रिसर्चेस। तो ये केवल स्रोतों का सारांश नहीं होती, बल्कि यह ज्ञान का विश्लेषण और संश्लेषण भी करती है, जिससे चयनित विषय में ज्ञान की स्थिति का चित्रण करने हेतु हमें मूल्यांकन करने में मदद मिलती है। साहित्य की समीक्षा सिद्धांतों को स्थापित करने और उनके बीच के संबंध को जानने और मौजूदा सिद्धांतों की जांच और परीक्षण है। साहित्य की समीक्षा के अंतर्गत शोधकर्ता अपने निर्धारित प्रश्न, सिद्धांत और विधियों का परिचय खुद से ही जानता है, यानी विषय के बारे में वो अच्छी तरह से परिचित होता है। तो अब हम देखते हैं कि साहित्य समीक्षा क्यों, यानी कि इसका उद्देश्य क्या है। अपने विषय पर ज्ञान की वर्तमान स्थिति से खुद को परिचित कराने के लिए, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि रिसर्चर खुद ये जान ले कि जिस विषय का उसने चयन किया है, कहीं वो किसी विषय को दोहरा तो नहीं रहा है, उस पर पहले से किसी ने काम कर लिया तो पुनरावृत्ति तो नहीं हो रही है। तो वो इस बात को भली भांति समझ सकता है अगर वो रिव्यू ऑफ द लिटरेचर करता है। ज्ञान और अनसुलझी समस्याओं और अंतराल की पहचान जो है इसका उद्देश्य होता है कि रिसर्च के बीच में, एक रिसर्च से दूसरे रिसर्च के बीच में संबंधित विषय पर गैप कितना, अंतराल कितना है और उसके पीछे क्या कारण है। सैद्धांतिक और कार्यप्रणाली विकसित होती है। अपने विषय पर प्रमुख निष्कर्षों और बहस का अवलोकन प्रदान करने के लिए एक समझ विकसित होती है और अनुसंधान के लिए एक संदर्भ प्रदान किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि साहित्य समीक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि उन ग्रे एरियाज को फाइंड आउट करना जो उपेक्षित हैं, शोषित हैं या जिन पर काम नहीं हुआ है या जिन्हें ध्यान नहीं दिया गया है, उन सब विषयों को पहचान कर, उन क्षेत्रों को पहचान करके उस पर शोध के लिए एक दिशा बनाना, ये रिव्यू ऑफ द लिटरेचर का उद्देश्य होता है। पूर्व में किए गए शोधों की खामियों को उजागर कर अपने विषय को परिष्कृत कर और विषय के विकास में अपने योगदान को स्पष्ट करने के लिए लिटरेचर रिव्यू की जाती है। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए साहित्य की समीक्षा अनुसंधान को एक दिशा प्रदान करती है। अब हम देखते हैं कि सिद्धांत जब हम निर्मित करते हैं तो उसके लिए हम जिन साहित्य का सिलेक्शन करते हैं, कलेक्शन करते हैं, उनके लिए मुख्य मुख्य बातें उसमें क्या होती है और कौन सी अच्छी चीजें होनी चाहिए जिससे कि साहित्य की समीक्षा एक अच्छी समीक्षा के अंतर्गत स्वीकृत की जाए। पहली बात कि अच्छा साहित्य होगा, अगर समीक्षा की जाएगी तो वो हमें लिखने की दिशा प्रदान करती है। यानी आप जितने भी रिव्यूज आप कलेक्ट करते हैं, उनकी समीक्षा आप कैसे करते हैं, इससे आपको लिखने का डायरेक्शन मिलता है। विषय वस्तु की प्रासंगिकता स्पष्ट करती है। विषय के संबंध में संपूर्ण विचार को, पूरे जितना भी कंपाइल्ड डेटा है, आइडियाज है,
उसका कंसोलिडेटेड फॉर्म जो है आपको इस रिव्यू ऑफ द लिटरेचर में मिलता है। अच्छी लेखन शैली होती है, व्याकरण का अच्छा प्रयोग किया जाता है, तो निश्चित रूप से वो साहित्य समीक्षा हमें आकर्षित करती है। साथ ही साथ सार्थक, ठोस और स्पष्ट होनी चाहिए। अगर इन बिंदुओं का ध्यान रखा जाए तो निश्चित रूप से साहित्य समीक्षा हमें हमारे अध्ययन को एक दिशा प्रदान करती है। इसके संबंध में कोल्हान ने 2014 में 5 सीज की बात करी है ना। ही डिस्क्राइब द 5 सीज। सो हियर इज द फर्स्ट सी, साइट। साइट क्या है? आपने अपने अनुसंधान में किन साइट्स का प्रयोग किया उसका उल्लेख अवश्य करें कि आपने उससे कैसे अपने अनुसंधान को या अनुसंधान में प्रयोग की जाने वाली विषय वस्तु को डिफाइन किया है, उन साइट्स का आपको प्रयोग करना है। दूसरा सी है कंपेयर करना। पूर्व में जितने अध्ययन है और आपका जो अध्ययन है या पूर्व में जितने अध्ययन है उनके बीच में क्या रिलेशन है, ये आपको जोड़ना है। तो साहित्य में व्यक्त विभिन्न तर्कों, सिद्धांतों, विधियों और निष्कर्षों की तुलना, जैसे विभिन्न शोधकर्ता कहाँ तक सहमति व्यक्त करते हैं या कहाँ तक वे असहमत हैं। संबंधित समस्या का अध्ययन करने के लिए अध्ययन के दृष्टिकोण में क्या समानताएं दिख रही हैं और असमानताएं दिख रही हैं, ये इसके अंतर्गत वर्णन किया जाता है। अगला सी है कंट्रास्ट। साहित्य में स्पष्ट और वर्णित विभिन्न तर्कों, विषयों, विधियों, दृष्टिकोणों और विवादों का विरोध करें। ये इसलिए मैं ऐसा कह रही हूँ एग्जाम्पल के तौर पर कि अनुसंधान में क्या है, किन तर्कों का सहारा लिया गया, क्या क्या उसने बातों का उल्लेख किया है, क्या उसमें कहीं कोई विवाद की स्थिति है, किसी पर बहस किया जाना है, इसका उल्लेख आपको करना है। उन क्षेत्रों के बारे में जिन पर बहस की संभावनाएं बन रही हैं या बहस चल रही है, आप अपने रिसर्च के लिए उन बिंदुओं को ले सकते हैं। अगला है क्रिटिक। कौन से तर्क आपको प्रेरक लगते हैं, यानी पूर्व अध्ययनों में अनुसंधानकर्ताओं ने किन तर्कों का प्रयोग किया है, वो आपको क्यों मोटिवेट कर रहे हैं, आप उसको स्पष्ट रूप से उसकी व्याख्या करिए। कौन सा दृष्टिकोण, निष्कर्ष या विधियां आपको सबसे अच्छी लग रही हैं, उचित लग रही हैं, विश्वसनीय और वैध है, इन सब की व्याख्या आपको करनी है। और पिछले शोधकर्ताओं ने जो बताया है उस पर ध्यान दीजिए कि आप किन तर्कों का सहारा ले रहे हैं, ये सब बातों का स्पष्ट रूप से इसमें उल्लेख किया जाना चाहिए। अंतिम सी है कनेक्ट करना। यहाँ पर आपने जितने भी पूर्व में अध्ययन है उनको आपको जोड़ना है। आपने जिन साहित्य की समीक्षा की है उनको जोड़िए, उनका वर्णन करिए कि आपका काम किस प्रकार से उपयोगी है और पिछले शोध अध्ययनों से किस प्रकार से जुड़ सकता है, उसे आगे बढ़ाएं या जोड़ें। यहाँ पर आपको अपने अध्ययन का रेलेवेंस बताना, उसकी प्रासंगिकता को स्पष्ट करना है। तो जब तक पूर्व अध्ययनों के साथ आप जोड़ेंगे नहीं, तब तक आप अपनी विषय की चयनित विषय की प्रासंगिकता को स्पष्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। अब हम देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात कि साहित्य समीक्षा कैसे की जाए, है ना। स्टेप्स क्या है? तो पहला स्टेप्स है सर्च करना, खोजना। क्या खोजना है? आपको अनुसंधान करना है, आपने विषय का चयन कर लिया, अब उससे संबंधित सारी बातें आपको कहाँ मिलेगी, आपको एक रिपोर्ट तैयार करना है, आपको थीसिस लिखनी है। इसलिए निश्चित रूप से आपके पास अच्छा संकलन होना चाहिए। कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे? तो जितने भी आपका रिलेवेंट लिटरेचर है उसको आप खोजिए, व्यापक रूप से ढूंढिए। आपके रिसर्च क्वेश्चंस क्या है उनको तय करिए। कौन कौन से कीवर्ड्स है, कौन सी टर्मिनोलॉजी आपने प्रयोग में लाई है, उसको स्पष्ट करिए। और ये सब को करने के लिए आपको सबसे पहले आवश्यक है कि आप संकलन कैसे करेंगे, आपके सोर्सेस क्या हैं। ये सोर्सेस आपके हो सकते हैं बुक्स जो लाइब्रेरी में है, ख्याति प्राप्त भी कई ऐसे ग्रंथालय हैं, आप वहां जाके कलेक्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मैगजीन्स और न्यूज़पेपर, ये आपको अध्ययन में एक सहारा दे सकते हैं, क्योंकि इसमें जितना भी कंटेंट होता है कई बार हमारे विषय से संबंधित होता है और वो हमें हमारे विषय को दिशा देने में छोटा सा बिंदु भी बहुत आवश्यक होता है, जो कहाँ से कहाँ आपके निष्कर्ष को ले जा सकता है। जर्नल्स, ये शोध पत्रिकाएं हैं एकेडमिकली, इन पर रिसर्च पेपर्स होते हैं जो अनुसंधानकर्ताओं द्वारा या तो प्राइमरी डेटा के आधार पर या सेकेंडरी डेटा के आधार पर कलेक्टेड होता है। उसका एनालिसिस, विश्लेषण सबके माध्यम से एक रिसर्च पेपर के रूप में जिनमें प्रस्तुत किया जाता है, वे आपके जर्नल्स कहलाते हैं। आप उनको अपने विषय से संबंधित जितने भी जर्नल्स हैं, चाहे वो सोशल साइंस के हों या नेचुरल साइंस के, उन जर्नल्स को आप कलेक्शन करिए, देखिए, वहां से आपको बहुत सारी मदद मिल जाएगी। उसके बाद
आप डॉक्यूमेंटेशन सेंटर जाइए। ऐसे प्रलेखन केंद्र बहुत सारे हैं, जैसे सोशल साइंसेस में नई दिल्ली में आपको ICSSR का एक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर है। वहां पर आपको आपके शोध के संबंध में जितने भी सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, वहां पर आपको सारी सामग्री मिल जाएगी, थीसिस मिल जाएगी, पम्पलेट्स मिल जाएंगे, पेपर्स मिल जाएंगे, आर्टिकल्स मिल जाएंगे, जर्नल्स मिल जाएंगे। सारा का सारा कुछ वहां पर सुरक्षित है। आप वहां से भी अपना संपर्क स्थापित करके साहित्य का संकलन कर सकते हैं। लाइब्रेरीज मैंने आपको बताया ही। इंसाइक्लोपीडिया और डिक्शनरीज, यहाँ पर आप अपने अध्ययन में जिस टर्म्स का प्रयोग कर रहे हैं, जो कीवर्ड्स आपने निकाले हैं, उसको आप डिफाइन कैसे करेंगे, उसको कैसे पुष्ट करेंगे, कैसे उस बात को पहचानेंगे। तो उसके लिए इंसाइक्लोपीडिया और डिक्शनरीज जो है वो बहुत बड़ी हमारी मदद करती हैं। और उसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी टर्मिनोलॉजी को स्पष्ट कर सकते हैं, सुपरिभाषित कर सकते हैं और लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डाटा हब, इसमें भी बहुत सारी आपको सामग्री मिलेगी। इसका प्रयोग कम करते हैं, आजकल बहुत प्रयोग इसका किया जा रहा है। अब अंत में एक नया है साई हब। ये ऐसा साइट है जिस पर आपको अपने अनुसंधान के लिए बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। एक जगह पर, एक स्थान पर आप उस सारी जानकारी को लेकर के उसके माध्यम से आपको अपने अनुसंधान को दिशा देने में मदद मिलेगी। तो इतने सोर्सेस से आप अपना क्या करेंगे, साहित्य के लिए समीक्षा करने के लिए आप अपनी जानकारी को इकट्ठा कर लेंगे, एक जगह इकट्ठा कर लेंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे अगर मान लीजिए हमको मकान बनाना है, तो पहला स्टेप क्या है, सारी सामग्री को ले आइए। तो इन सोर्सेस के माध्यम से आप सारी सामग्री को इकट्ठा कर लीजिए जो रिलेवेंट है। उसके बाद अब हमको क्या करना है, नेक्स्ट उसका इवेलुएट करना है उसको। तो कैसे है करेंगे इवेलुएट, कि उन अनुसंधानों में लेखक ने किस प्रश्न का समाधान किया है, किन अवधारणाओं का प्रयोग किया है, उसके मुख्य सिद्धांत और मॉडल और तरीका क्या है, अध्ययन के परिणाम, तर्क, निष्कर्ष क्या है, क्यों है, अन्य साहित्य से उनका क्या संबंध है, उसकी प्रमुख अंतर्दृष्टि क्या है, उसके अनुसंधान की ताकत और कमजोरियां। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होता है कि आप इसको समझिए कि एक अनुसंधानकर्ता के अध्ययन में ये भी बात हो सकती है, कुछ उसकी ताकत होगी और कुछ उसकी कमजोरियां हैं, और एक समीक्षक के रूप में हमें उनको निकालना है। उसके लिए नोट्स बनाना है, लिखना शुरू करिए, एनोटेड बिब्लियोग्राफी बनाइए, चाहे तो वो APL पैटर्न में या MLA पैटर्न पर बनाइए, और प्रत्येक शोध का सारांश और विश्लेषण करिए। तो इस तरीके से आप अपना जितना भी साहित्य संकलन आपने किया है, उसकी आप क्या करेंगे, समीक्षा करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे, और इन बिंदुओं पे करेंगे जिन बिंदुओं पर मैंने चर्चा की है। अब है उसको आइडेंटिफाई करिए। तो जो भी आपने अनुसंधान में साहित्य का संकलन किया है, उनको पहचानिए कि उनके तर्क और संरचना का आयोजन शुरू करने के लिए उन दोनों के बीच में संबंधों को समझना होगा जो आपने पढ़ा है। रुझान और पैटर्न क्या था उनमें, विषय वस्तु के प्रश्न कौन से थे, उसमें बहस या विरोधाभास की स्थिति क्या है, और सबसे बड़ी बात कि विभिन्न साहित्यों के बीच में जितना भी लिटरेचर उसके बीच में गैप कितना है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। ये आपको अनुसंधान को दिशा देंगे। जितना गैप होगा उतनी संभावनाएं और असंभावनाएं दिखाई देंगी, उनको आप निकाल पाएंगे और समझ पाएंगे। चौथा आपका है, और जो महत्वपूर्ण मुद्दा मैं समझती हूँ, वो है आउटलाइन। आपका पूरा का पूरा साहित्य जितना आपने इकट्ठा किया है, सब कुछ कर लिया, पर आप उसको अब रखें कैसे। तो उसके लिए आपको 5 तरीके बताए जा रहे हैं। आप उनमें से किसी भी तरीके का प्रयोग करके उन्हें रेखांकित कर सकते हैं। नैरेटिव फॉर्म में ले लीजिए, अर्थात कथा साहित्य समीक्षा के रूप में। सिस्टमेटिक कर लीजिए, व्यवस्थित कर लीजिए। मेटा एनालिसिस या मेटा सिंथेसिस, आर्गुमेंटिव फॉर्म में, एकीकृत जिसको बोलेंगे, तर्क साहित्य और सैद्धांतिक साहित्य समीक्षा। इन पांचों में से आप किसी भी आउटलाइन को ले सकते हैं और उसमें अपनी सारी सामग्री को रख सकती हैं, जिस ढंग से आपको लिखना है। अनुसंधान के बहुत सारे प्रकार होते हैं, उन प्रकारों में से जिस तरह का आपका अनुसंधान है, जो आप रिसर्च डिजाइन इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप आउटलाइन का प्रयोग कर सकते हैं और अपनी साहित्य समीक्षा को उन बिंदुओं के तहत स्थापित कर सकते हैं। और अंत में है लिखना। इतना सब कुछ कर लिया हमने, सामग्री इकट्ठा कर ली, सब कुछ कर लिया, अब उसको लिखना जरूरी है, क्योंकि कब तक हमारे दिमाग में वो बातें रहेंगी, कभी न कभी वॉश आउट हो जाएंगे, इसलिए उनका लिखना बहुत जरूरी है। तो साहित्य समीक्षा को लिखिए, उसका संक्षेपीकरण करिए, संश्लेषण करिए, विश्लेषण और व्याख्या करिए, और गंभीर रूप से उसका मूल्यांकन कीजिए। अच्छी तरह से
पैराग्राफ बनाइए स्ट्रक्चर फॉर्म में, और उसके बाद आप अपनी सारी सामग्री को लिखेंगे तो यकीन मानिए शोध के अंत में कोई आपको परेशानी नहीं लिखेगी। तो एक छोटा सा नमूना आपको बता रही हूँ कि आप कैसे इस साहित्य समीक्षा को किन बिंदुओं पर लिखेंगे। तो मैंने आपसे कहा था आप कार्ड्स बनाइए, तो आपने मान लीजिए जितने साहित्य का आपने संकलन किया उसके लिए एक एक कार्ड बना लीजिए, और उसमें ये कॉलम्स बना लीजिए, और हर कॉलम के नीचे उस जानकारी को लिख लीजिए। तो आप जब अंत में रिपोर्ट राइटिंग करेंगे अपने रिसर्च के लिए, आप कार्ड्स देख करके आराम से अपना अंतिम उसका प्रारूप में उसको वहां पर उसका उल्लेख कर सकते हैं। तो पहला कॉलम क्या है? ऑथर, अनुसंधान का लेखक कौन है, उसको भी लिखने की शैली है। पहले उसका सरनेम लिखिए, फिर उसका इनिशियल लिखिए, उसके बाद किस ईयर में वो अनुसंधान किया था उसको आप देखिए, उसका सन को मेंशन करिए, उस अध्ययन का शीर्षक क्या था, और उसने अपने अध्ययन में किन उद्देश्यों को स्थापित किया है, उसका उद्देश्य क्या था। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि उस उनके उद्देश्यों के आधार पर आप अपने उद्देश्यों को स्पष्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। उसने कौन सी मेथोडोलॉजी इस्तेमाल की है, कौन से रिसर्च टेक्निक इस्तेमाल की है, ये सब आपको उसमें देखना पड़ेगा और उसको लिखना पड़ेगा। सैंपल, यानी कि उसने अपने अनुसंधान के लिए किन सैम्पलिंग टेक्निक्स का सहारा लिया, यानी सबसे पहले उसका यूनिवर्स क्या है, समग्र क्या है, और उत्तरदाताओं के चयन के लिए उसने कैसे सैम्पलिंग मेथड का इस्तेमाल किया, ये भी आपको स्पष्ट लिखना है। ये तमाम बातें आपके अपने अनुसंधान में मदद करेंगी। उसके बाद कंक्लूजन, तो उस जिस अध्ययन के बारे में आप लिख रहे हैं उस अध्ययन का निष्कर्ष क्या उसको लिख लीजिए। इतनी बातों को देखने के बाद आप उनको पढ़ के वहीं पर उसी समय उसका कमेंट तैयार कर लीजिए। ये कमेंट आपके अंत में काम आएंगे। यानी मान लीजिए फलाना आपने किसी राम गोपाल शर्मा की स्टडी की, तो उसको कैसे लिखेंगे? पहले शर्मा लिखेंगे, फिर राम गोपाल लिखेंगे। सन कौन सा है उसका? मान लीजिए 1977 है, तो सन लिखिए। उसका टाइटल क्या था? मान लीजिए उसने युवा संतोष का अध्ययन किया है, तो शीर्षक को लिखिए। उस अध्ययन में उसने क्या क्या एम्स बनाए थे उसको वहां पे पॉइंट आउट करिए। कौन सी रिसर्च मेथड, क्या डिजाइन, ये सब उसमें उसमें आपको उल्लेख करिए। सैंपलिंग उसकी क्या थी, उसने कहाँ इसका अध्ययन किया, उसका अध्ययन क्षेत्र क्या था, और किस तरीके से उत्तरदाताओं का चुनाव किया, वो आप यहाँ पर स्पष्ट मेंशन करेंगे। उसके अध्ययन का निष्कर्ष क्या था वो मेंशन कर लीजिए, और इस पूरे को पढ़ने के बाद आप अपना कमेंट लीजिए कि इस अध्ययन को पढ़ने से ये बातें स्पष्ट हुई। तो इस तरीके से आप 100 यदि लिटरेचर करते हैं और 100 आप इस तरह से कार्ड बना लेते हैं और उसमें सब पे कमेंट लिख लेंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं। अब आपका सारा काम बहुत स्पष्ट हो गया। आपने जो अध्ययन किया, संकलन किया, वो आपके सामने लिखित रूप में है। जब आपको जरूरत पड़ेगी उसको आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से इन चरणों से गुजरते हुए साहित्य समीक्षा एक निश्चित ठोस और सार्थक रूप में हमारे सामने आती है। अब हम इसको निष्कर्ष के तौर पे क्या कहेंगे? अभी तक हमने क्या देखा कि साहित्य समीक्षा क्या है, क्यों की जाती है, उसके उसके अंदर कौन कौन सी बातें होनी चाहिए जो अनिवार्य होनी चाहिए, एक अच्छी साहित्य समीक्षा क्या होती है, और कैसे ये पूरी की जाती है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जितना भी साहित्य था उसको इकट्ठा कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया, उसकी समीक्षा की। समीक्षा के लिए आपने जो जो पैरामीटर आपको बताए गए हैं, आप चाहे तो अपना आउटलाइन तैयार कर लीजिए, इवेल्युएशन का मोड तैयार कर लीजिए, टीम्स टर्म्स और टेक्निक्स इस्तेमाल कीजिए, और वहां पर उसकी समीक्षा को तैयार कर लीजिए कार्ड्स के रूप में। और सबसे अंत में बात है कि अपने शोध के निष्कर्षों को पूर्व शोध साहित्य के निष्कर्षों के साथ जोड़ा। जब आपके अंत में रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग होती है, उस समय आपके अध्ययन के निष्कर्ष क्या निकले और इन पूर्व अध्ययनों के निष्कर्ष क्या थे, वो दोनों को आपको जोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके अनुसंधान को एक सैद्धांतिक धरातल प्रस्तुत करेंगे, और ये आने वाले अनुसंधानकर्ताओं को क्या करेंगे, एक प्लेटफॉर्म देंगे, एक संदर्भ देंगे। उनको कभी इस विषय पे काम करना हो तो आपका ये रिसर्च जो है उनके लिए बहुत बड़ी मदद करेगा। तो देखा आपने कि इस तरीके से साहित्य की समीक्षा कोई चुनौती नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है। अगर सही रूप से आपने विषय का चयन किया है तो आपको सामग्री संकलन भी हो जाएगी, और सामग्री का संकलन होता है तो आप उसका आराम से उसकी समीक्षा कर सकते हैं। अगर आपके पास बिंदु तय हो तो समीक्षा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हवा में समीक्षा करनी हो तो दिक्कत होती है, पर आपके पास तो पैरामीटर बने हुए हैं, आप कैसे कैसे करेंगे, उनका नाम लिखेंगे, उनकी टेक्निक्स को लिखेंगे, उनके कंक्लूजन्स को लिखेंगे, फिर आप अपने कमेंट को लिखेंगे। तो इस तरह से साहित्य की समीक्षा आपके सामने स्पष्ट हो जाएगी, और आपका अनुसंधान का कार्य आपके लिए भी बहुत सरल हो जाएगा और आने वालों को दिशा देगा। तो आपने निश्चित रूप से इसको अच्छे से सुना होगा, आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करती हूँ। अगर कोई आपको चीज ना समझ में आई हो तो मैं आपसे ये जरूर
चाहूँगी और ये मेरी अपेक्षा है कि आप नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर लिखें। आपको क्या समस्या आई, क्या समझ में नहीं आया, वो जब मुझ तक पहुँचेगा, इसके लिए आप मेरे मेल से भी संपर्क कर सकते हैं। तो मैं ये पूरा प्रयास करूँगी कि मैं समाधान आपको दे सकूँ और आपको कुछ दिशा दे सकूँ। तो आपने मेरे इस पूरे वीडियो लेक्चर को ध्यान से सुना, तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।